दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 के लिए पटवारी और अन्य पोस्ट के 2106 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप 18 अगस्त 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको अपनी पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल या फिर अन्य डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप कैसे अपना फॉर्म अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं MPSB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से MPSB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड की ओर से ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। पटवारी और अन्य पोस्ट यहां पर निकली हुई है। 2106 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 अगस्त 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 40 वर्ष आयु सीमा है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आप नोटिस से चेकआउट कर ले। जनरल अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए 560 रुपए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस है। SC ST OBC के लिए 310 है। पोर्टल चार्ज 60 रुपए रहेगा। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट करोगे। रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है PSB.MP.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आवेदन करने की डेट, एग्जामिनेशन की डेट, फीस पेमेंट की इंफॉर्मेशन, एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल आपको दे दिया गया है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी पोस्ट वाइज कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी। वैकेंसीज के साथ साथ में आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से चेकआउट कर ले। फॉर्म अप्लाई करते समय डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको सभी जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस आपको डिटेल में यहाँ पर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कंप्लीटली प्रोवाइड करा देगा। आप यहाँ से कंप्लीट सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हो। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको समूह 2 उप समूह 4 के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है। और इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई का ये इमेज दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने लॉगिन का ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करनी है। फिर आपको इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर देना है और उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है
उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। अगर है तो आप हाँ करेंगे और अपनी आईडी एंटर करते हुए यहाँ पर अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे, और नहीं है तो फिर यहाँ पर आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस कैप्चा कोड का आंसर यहाँ पर आपको देना है, और उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा। जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपने एंटर किया है उस पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस यहाँ पर आप कोशिश करें वो मोबाइल नंबर आप एंटर करें जिससे आपका आधार लिंक है। तो यहाँ पर अपना ओटीपी एंटर करने के बाद फिर आपको ओटीपी सत्यापन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड सबमिट कर दिए गए हैं। अब उनका यूज करते हुए यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करनी है, अपना प्रोफाइल पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपके मोबाइल नंबर पर सबमिट किया गया है। इस कैप्चा कोड का आंसर आपको यहाँ पर देना है, और उसके बाद आपको फिर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना ई-केवाईसी सत्यापन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार नंबर है, तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। गाइस यहाँ पर आपके पास आधार होना मस्ट है, अदरवाइज आप एमपी ऑनलाइन लिमिटेड पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करें, और फिर यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आप ओटीपी के द्वारा अपना सत्यापन करना चाहते हैं या फिर बायोमेट्रिक स्कैन के द्वारा। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। अगर आप ओटीपी के द्वारा करते हैं तो ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप आगे बढ़ाएं के इस टैब पर क्लिक कर दें, और फिर यहाँ पर आप अपना आधार नंबर एंटर करें। उसके बाद इस चेक बॉक्स को ओके करें, इस कैप्चा कोड का आंसर आप यहाँ पर प्रोवाइड कराएं, और उसके बाद फिर गाइस आप जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जिससे आपका आधार लिंक है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद गेट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना उपनेम यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने पिता या पति का नाम देना है, अपनी मदर का नाम आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। 10वीं क्लास में जो आपकी जन्म तिथि दर्ज है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको अपनी श्रेणी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। आप रिजर्व कैटेगरी से एससी, एसटी, ओबीसी या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो इसमें हाँ या नहीं आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ पर एससी, एसटी या फिर ओबीसी कैंडिडेट होंगे तो फिर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी हायर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 12वीं या फिर कोई इंजीनियरिंग डिग्री, डिप्लोमा, जो भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपने निवास का क्षेत्र यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में, यानी कि ग्रामीण या शहरी, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी न्यूनतम 40% है। अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हाँ ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपनी दिव्यांगता का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है, और अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी होगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का विवरण देना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप विवाहित हैं। अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, और यहाँ पर फिर आपको अपनी विवाह की तिथि सिलेक्ट करनी होगी, और अगर नहीं है आप विवाहित तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विवाहित हैं तो यहाँ पर आपको फिर अपने जीवित बच्चों की संख्या देनी है। अंतिम बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। अंतिम बच्चा जुड़वा है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देने के बाद फिर आपको अपनी एड्रेस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है।
यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मकान नंबर एंटर करना है, गली मोहल्ला गांव क्षेत्र कॉलोनी शहर या तहसील एंटर करनी है, अपना स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। फिर यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करते हुए प्रोवाइड कराई थी। अब यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर देना है। फिर आप परीक्षा में जब पार्टिसिपेट करेंगे उस समय अपना कौन सा फोटोयुक्त पहचान पत्र शो करेंगे वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका आधार कार्ड नंबर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिर मिलेगा। फिर आपको घोषणा पत्र में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइस आपको पंजीकृत करें के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है, अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपलोड करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। दिव्यांग कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, इन्हें ध्यान में रखते हुए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना है। यहाँ पर गाइस जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो उस पैलेस पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और आपका सिंपल प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। यहाँ पर जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, चेहरे पर कोई चश्मा वगैरह नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स या ब्लूटूथ आपको नहीं लगाने हैं, सीधा फॉरवर्ड आपको कैमरे की तरफ देखना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। यहाँ पर आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं आपके इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए, आपको इन्हें रीड करना है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। जब यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इसे कैप्चर करने के लिए दो ऑप्शन हैं। आप यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करते हुए अपने मोबाइल फोन से भी आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर वेब कैमरा के थ्रू जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे तो आप फोटो कैप्चर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अपने वेब कैमरा के थ्रू यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेंगे। अगर क्यूआर कोड के थ्रू अपना फोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो आप जनरेट क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो भी आपके मोबाइल फोन में क्यूआर कोड रीड करने की एप्लीकेशन होगी उसके थ्रू आप इसे स्कैन करें और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर लें। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके लिए भी यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना हैंड रिटन टेक्स्ट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इन चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है कि आपको आपके हस्ताक्षर और हस्तलिखित टेक्स्ट उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर हैंड रिटन टेक्स्ट के इस टैब पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसमें आप अपनी 8वीं या फिर 10वीं या फिर 12वीं का सर्टिफिकेट या फिर रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इनकी विड्थ डॉक्यूमेंट के आपके 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए और ये तीनों डॉक्यूमेंट आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट, अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, अपलोड हैंडीकैप सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। और फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद आपको प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल का एक हार्ड कॉपी रिसिप्ट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा से हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही आना है। अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर एक बार फिर से क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर MP ऑनलाइन लिमिटेड का ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक बार फिर से समूह 2 उप समूह 4 भर्ती परीक्षा 2026 के इस सेक्शन में आना है और आपको एक बार फिर से अप्लाई के इस इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको अपना सामान्य पंजीकरण क्रमांक एंटर करना है जो आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बाद मिला है। वो सामान्य पंजीकरण क्रमांक यहाँ पर आप एंटर करेंगे। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर इस कैप्चा कोड का आंसर इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर यहाँ पर आपने अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय जो जो भी डिटेल प्रोवाइड कराई है उनका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस अब आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। कुछ डिटेल यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई थी। आपको इन्हें चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको कॉलम नंबर 31 पर आ जाना है। यहाँ पर अब आपको अपने संवर्ग का चयन करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है या फिर संविदा कर्मी है या फिर आप बिना किसी वर्ग के हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे, दिव्यांग है या फिर संविदा कर्मी है तो उनकी डिटेल आप देंगे। अगर आप इनमें कोई भी नहीं है तो आप बिना वर्ग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप शासकीय कर्तव्य पर है और इसके कारण आयु में छूट लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो हाँ करें, नहीं तो नहीं ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर हाँ करते हैं आप तो फिर आपको राष्ट्रीय छात्र सेना में की गई सेवा की अवधि माह में एंटर करनी होगी और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी सुधा कर्मचारी हैं। अगर है तो आप हाँ करें और यहाँ पर आपने कितने माह सेवा की है वो आप एंटर करें। नहीं है आप यहाँ पर छटनी सुधा कर्मचारी तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप विधवा, परित्यक्ता या फिर तलाकशुदा है। ये ऑप्शन यहाँ पर आपको डिसेबल मिलेगा अगर आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय अनमैरिड ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। मैरिड क्या होगा तो फिर यहाँ पर आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से पुरस्कृत है। यहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन डिसेबल मिलेगा अगर आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय अनमैरिड ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। मैरिड क्या होगा तो फिर आपने अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिटेल प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं। अगर है तो आप हाँ करेंगे, नहीं तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित है एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ। यहाँ पर आयु में आपको 55 वर्ष तक की छूट एवं बोनस अंक दिए जाएंगे अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है। जैसे कि हाल के भारत पाक संघर्ष में आप अपंग हुए सैनिकों में से हैं। हाल के भारत पाक संघर्ष में मर्द सैनिकों के प्रत्येक सैनिक के परिवार के अधिक से अधिक 2 आश्रित व्यक्तियों को यहाँ पर विशेष लाभ दिया जाएगा आयु सीमा में। आप भूतपूर्व सैनिक हैं, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी है या फिर अतिशेष कर्मचारी को या फिर जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी को, इनमें से अगर आप किसी में भी सम्मिलित हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आपको आयु में छूट दी जाएगी। और अगर आप आयु में छूट लेना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नहीं ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप आयु में छूट ले सकते हैं अगर इन कैटेगरीज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। उसके लिए गाइड आपको यहाँ पर अब क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर गाइज यहाँ पर आपको ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की इस भर्ती के अंतर्गत जिस पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई है वो यहाँ पर आपको शो कर दी गई है। यहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट में मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है। जैसे कि खंड पंचायत अधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पटवारी, अमीन, कानूगो, कंप्यूटर ऑपरेटर, पंच रूम अन्वेषक, खंड स्तरीय अन्वेषक। यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट हैं जिनके लिए वैकेंसीज निकली हुई है अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पर आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर आप उसकी शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं के इस कॉलम में आकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर लें और फिर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके सामने आपको यहाँ पर हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि आपके पास इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फिर यहाँ पर आपको पद चुने के इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर वो पोस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि आपके पास उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और फिर आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, वो पोस्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए आप अप्लाई नहीं करना चाहते हैं उसके लिए आपको नहीं के ऑप्शंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप जिस पोस्ट को जिस नंबर पर अप्लाई करने के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस कॉलम में ऐड कर देंगे। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पोस्ट सिलेक्शन करना है, पोस्ट की प्रेफरेंस देनी है। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में अपना जीवित पंजीयन करा रखा है। ये आपका होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पंजीयन क्रमांक एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेनी है, डेट देनी है, किस डेट को आपने अपना पंजीकरण कराया है। यहाँ पर DDMMYY फॉर्मेट में आपको अपनी डेट एंटर करनी होगी। रोजगार पंजीयन जिले का नाम आपको सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपने अपना पंजीकरण कराया है। उसके बाद गाइज आपसे पूछा गया है कि क्या आपने यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा उसके अनुसार आप शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता रखते हैं। यानी कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऊपर जो लिस्ट दी गई है इनमें आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको हाँ ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर गाइस यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराया था। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है। अगर है तो आप हाँ करेंगे और वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे, नहीं है तो आप नहीं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करनी है जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं। गाइस यहाँ पर आपको 11 एग्जाम सिटी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस एग्जाम सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर 1 बाय 1 करके आप अपनी 11 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करेंगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और फिर आपको यहाँ पर घोषणा पत्र के सेक्शन में आना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइड आगे बढ़ाएं के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास यहाँ पर सर्टिफिकेट्स है और जिस पोस्ट के लिए आपने पीछे अप्लाई किया है उस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने हैं। सिंगल PDF में आपको उन्हें यहाँ पर अटैच कर लेना है और फिर अपलोड करना है। यहाँ पर आपकी PDF फाइल का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपलोड एजुकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अपलोड कर देने हैं जो रिक्वायर्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है। और उसके बाद फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट डिटेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी डिटेल अपने एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको यहाँ पर प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद गाइड प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। गाइड यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर UPI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर इसमें भी आपके पास 2 ऑप्शन है। आप Paytm या फिर PayGov India NDML इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए Paytm बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप Paytm के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फ़ीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। अब आपको ये फ़ीस पेमेंट करना है, उसके लिए अब आप सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा। आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फ़ीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फ़ीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप MPESB ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।